10 दिन की छुट्टी लेकर स्कूल से मजे आ गए। नानी के घर पे तो बड़ा मजा आया था। अरे चीकू बेटा, रुको रुको, क्या तुम्हें पता नहीं है आज के दिन स्कूल में वाइट ड्रेस पहनकर आनी है, घर पर जाओ वापस। अरे सर, मुझे इस रूल के बारे में नहीं पता था कि आज के दिन वाइट कलर की शर्ट पहन कर आनी है। ये शायद नया रूल बना है। मैं तो 10 दिन की छुट्टी के बाद आया हूँ स्कूल। अरे हाँ चीकू, मैं भी आज वाइट कलर की शर्ट पहनना भूल गया। आखिरकार स्कूल के अंदर ये रूल बनाता कौन है? मेरे दिमाग में तो ये भी आता है कि हमारी कंट्री के अंदर इतने सारे नए नए रूल्स आते रहते हैं, इनको कौन बनाता है? मन्नू भैया से पूछते हैं, वही बताएंगे। हम लोग जिन भी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, जिन भी नेताओं को चुनते हैं, ये सब नेता लोग जाकर रूल्स बनाते हैं। कैसे सर? थोड़ा डिटेल से समझते हैं। देखो, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे, तब जब उनका मन करता था वही रूल बना दिया करते थे। हम लोगों से पूछते भी नहीं थे और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फिर स्ट्रगल करा हमारी फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, कि ब्रिटिशर्स का ये जो राज है कि कभी भी कुछ भी रूल बना दिया और इंडियंस को बोला इस रूल को फॉलो करो नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। इस चीज़ को हम लोगों ने ख़त्म करा आफ्टर फ्रीडम। अब आज़ादी मिलने के बाद हर किसी पर्सन का ड्रीम था और एस्पिरेशन था कि हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक ऑफ रूल्स। जो भी रूल्स हमारी कंट्री के अंदर फॉलो करे जाएंगे वो किसके अंदर लिखे होंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसी की वजह से हम लोगों के पास, नॉर्मल लोगों के पास पावर आती है हमारी कंट्री के रूल्स बनाने की। कैसे सर? अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये ही सब लोग जाकर रूल्स बनाते हैं। लेकिन इनको चुनते कौन है? हम लोग चूज़ करते हैं। अब ये जो हम लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने की पावर है, ये कहाँ से मिलती है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या है? कोई भी पर्सन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, मतलब कोई भी उसका रिलीजन हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो बॉय हो, ठीक है, कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर जो रहता है अबव द एज ऑफ 18 वोट देकर अपना लीडर चुन सकता है। तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे। अब आपको बात क्लियर हुई होगी और डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हम लोगों ने फाइनली अपना लीडर चुन लिया। कैसे चुना? वोट देकर। जब हमने अपने लीडर को जिता दिया तो ये लीडर आखिरकार जाएंगे कहाँ पर? ये लीडर जाएंगे और सारे लीडर्स के साथ में पार्लियामेंट के अंदर। अब ये बाकी के जो लीडर हैं ये कहाँ से आ गए हैं? ये भी अपने अपने स्टेट्स या फिर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर जीत कर आए हैं। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे लीडर के साथ मिलकर रूल बनाने में हेल्प करेंगे। अब ये रूल कहाँ पर बनाएंगे? क्या सर कहीं पर भी बैठ के रूल बना लेते हैं? नहीं, रूल बनाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने वोट से जीता होगा, आप सब लोगों के वोट से ये जीते होंगे, ये सब लोग मिलके बनाते हैं पार्लियामेंट। और फाइनली पार्लियामेंट कुछ इस तरीके का दिखता है। इस जगह पे ये लोग जाते हैं और यहाँ पर पार्लियामेंट का हम लोगों को रोल समझ में आएगा। हमारी जो कंट्री है उसको काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा हुआ है और हर एक पार्ट से एक लीडर को चुना जाता है। अब इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग दिल्ली की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर ऑलमोस्ट 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो यहाँ से मान लीजिए न्यू दिल्ली से अगर कोई लीडर जीत जाता है तो वो कहाँ पर जाएगा सर? वो लीडर जीत कर इन सारे लीडर्स के साथ जाएगा। कहाँ पर? पार्लियामेंट के अंदर। और फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनवाएगा न्यू। अब जब कैंडिडेट्स इलेक्ट हो जाते हैं, जीत जाते हैं, तब हम उन कैंडिडेट्स को बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वो किस चीज़ के मेंबर हैं? पार्लियामेंट के। यही सारे एमपीज मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट को। आफ्टर द फॉर्मेशन पार्लियामेंट्स नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन।
क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है पार्लियामेंट, मतलब ये सारे लीडर्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं ये लोग, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को। सर क्या चीज़ कंट्रोल करते हैं, क्या गाइड करते हैं और क्या इन्फॉर्म करते हैं? कोई भी प्रॉब्लम होगी, मान लीजिए न्यू दिल्ली के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ का जो लीडर होगा वो जाकर गवर्नमेंट को बताएगा कि भाई ये देखो ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को सॉल्व करवाओ आप लोग। तो इस तरीके से वो कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट को। कुछ न्यू लॉज भी बनाते हैं और ओल्ड लॉज के अंदर अमेंडमेंट भी करते हैं। सर अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कोई पुराना लॉ हो गया उसके अंदर चेंजेस लाने को बोलते हैं हम लोग अमेंडमेंट। सर लेकिन चेंजेस क्यों लाने की ज़रूरत पड़ती है पुराने लॉज के अंदर? तो एग्जाम्पल से समझते हैं। 1970 के अंदर अगर आप रेड लाइट ब्रेक करते हो तो आप पे 10 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा। लेकिन क्या ये लॉ अभी भी वैलिड है? अगर यही फ़ाइन का अमाउंट रखा गया अभी भी तो कोई भी रेड लाइट को ब्रेक करने से नहीं रुकेगा, बोलेगा अरे बस 10 रुपये ही तो देने हैं, 10 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जो ये ओल्ड लॉज हो जाते हैं इनके अंदर कुछ गवर्नमेंट को चेंज लाने की ज़रूरत पड़ती है विद द हेल्प ऑफ अमेंडमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सिंपली जो ये 10 रुपीज़ का फ़ाइन था इसको बना देगी 1000 रुपीज़ का फ़ाइन। तो फिर आगे से कोई भी रेड लाइट को जंप नहीं करेगा। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स जा रहे हैं वो न्यू लॉज भी बना रहे हैं, पुराने लॉज के अंदर चेंजेस भी ला रहे हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर रहे हैं और नेशनल गवर्नमेंट को चूज भी कर रहे हैं। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूं। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, अभी हम समझने वाले हैं कि आखिरकार ये नेशनल गवर्नमेंट है क्या चीज़ और कैसे चूज होती है। लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा तो होती ही है, साथ में राज्यसभा भी होती है और प्रेसिडेंट भी होते हैं। अभी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन हैं? आप में से किस किस बच्चे को पता है? फटाफट कमेंट करिए। लोकसभा की बात करते हैं। जो लोकसभा है यहाँ पर हम लोग जिन भी मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जिन भी लीडर्स को इलेक्ट करते हैं वो लोग जाते हैं। और लगभग यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? 543 प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। तो इस तरीके से हमारे मेंबर्स बनते हैं। लेकिन सर नेशनल गवर्नमेंट कैसे चूज होगी? नेशनल गवर्नमेंट जैसे आपने सुना होगा कि पूरे देश के अंदर बीजेपी जीत गई या कांग्रेस जीत गई। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि जिस भी पार्टी के पास लोकसभा के अंदर 272 मेंबर्स या फिर 272 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स हैं, वही पार्टी की बन जाती है नेशनल गवर्नमेंट। और उसी पार्टी से फिर प्राइम मिनिस्टर चूज होकर बनता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। क्या बताया मैंने कि लोकसभा के अंदर हमने चूज करके अपने लीडर्स को सेंड करा, भेजा। अब मान लीजिए वहाँ पर बीजेपी के या फिर कांग्रेस के 272 मेंबर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बीजेपी के 272 मेंबर्स हो गए या फिर 272 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए, तो फिर गवर्नमेंट किसकी बनेगी? बीजेपी की। वाई? बिकॉज दे हैव मेजॉरिटी। और इसी तरीके से हमारी नेशनल गवर्नमेंट चूज होती है जो कि हमारे पूरे देश के ऊपर रूल करने वाली है। अच्छा सर, क्या होगा अगर किसी भी पार्टी के पास 272 मेंबर्स नहीं आए जीतकर? मतलब सेम पार्टी के 272 मेंबर्स जीतकर नहीं आए लोकसभा के अंदर, फिर क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो होती है वो होती है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है?
मतलब कि दो पार्टीज एक साथ मिलकर अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बीजेपी है, बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी बीएसपी से या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज होगी उससे बोल देगी अच्छा तुम्हारे पास थोड़े से एक्स्ट्रा मेंबर हैं, इन मेंबर्स को हमारे साथ जोड़ दो और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट बना लेंगे अपनी नेशनल गवर्नमेंट, और इस तरीके से हमारी नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है। लेकिन अगर फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, मान लीजिए कोई पार्टी एक साथ नहीं आती, कोएलिशन नहीं करती, एक साथ नहीं मिलते, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा से री इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ऐसा बहुत कम केसेस के अंदर होता है, एक साथ पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बना ही लेती हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है। तो लोकसभा के अंदर अभी हमने देखा कि जिस भी पार्टी की 272 मेंबर्स होंगे या फिर उससे ज़्यादा मेंबर्स होंगे उसकी नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। अब उसी पार्टी से फिर हमारा प्राइम मिनिस्टर चूज़ होते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चूज़ हो गए। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो आप समझते हो हमारी कंट्री के अंदर सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ही ज़्यादातर चीज़ें करते हैं। अब जिन भी प्राइम मिनिस्टर को मिनिस्टर्स की ज़रूरत होती है जो उनकी हेल्प करें, उन्हें वो लोग चूज़ कर लेते हैं। कौन चूज़ करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही। लोकसभा का जो इलेक्शन है, मतलब ये जो मेंबर्स हैं ये कब तक लोकसभा के मेंबर्स रह सकते हैं, फॉर 5 ईयर्स ओनली। आफ्टर 5 ईयर्स दोबारा इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और फिर दोबारा से न्यू मेंबर्स आते हैं लोकसभा के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग राज्यसभा की। जो राज्यसभा है इसका मेनली फंक्शन क्या है। देखो राज्यसभा के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे हमने एक मेंबर को किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करा, वो रिप्रेजेंटेटिव फिर चूज़ करता है राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव को। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये राज्यसभा वाला। दूसरी चीज़ ये है कि राज्यसभा के अंदर ओनली 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। बाकी जो 12 मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट खुद चूज़ करके मेंबर बनाते हैं। जैसे अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम करा है तो उसके बेसिस पे आपको फिर मेंबरशिप मिलती है राज्यसभा की। राज्यसभा क्या करती है, कोई भी स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है। लेकिन ज़्यादा पावरफुल कौन होती है, लोकसभा। राज्यसभा इज लेस पावरफुल देन लोकसभा। अब डिफरेंस क्या है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये हम लोग समझ लेते हैं। लोकसभा को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द हाउस ऑफ पीपल, और लोकसभा के अंदर बहुत सारे बिल्स, मतलब कि बिल्स और जो लॉज हैं ये सब आते हैं, और इन सब बिल्स और लॉज को लोकसभा ही क्लियर करती है। नए लॉ, मतलब कि नए कानून बनाना, नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ये काम किसका है, लोकसभा का। राज्यसभा का काम क्या है, राज्यसभा का काम यही है कि कोई स्टेट है उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है या कुछ स्टेट के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज़ के रिलेटेड डिस्कशन करना। लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो एवरी 5 ईयर्स के अंदर चूज़ करे जाते हैं, जबकि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो राज्यसभा का एक तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता किसी भी मेंबर का। आफ्टर एवरी 2 ईयर्स यहाँ के मेंबर्स, जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनको रिटायर कर दिया जाता है और फिर न्यू मेंबर्स आते रहते हैं। तो राज्यसभा का कुछ इस तरीके का प्रोसेस है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा रेंजेस फ्रॉम 543। लोकसभा के अंदर 543 के लगभग मेंबर्स होते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। और जब राज्यसभा की हम लोग बात करें तो राज्यसभा के अंदर टोटल नंबर ऑफ 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, प्लस 12 मोर मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। लोकसभा कॉमन पीपल के थ्रू इलेक्ट होकर आते हैं यहाँ के मेंबर्स, और जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट करती हैं वेरियस असेंबलीज ऑफ सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जैसा मैंने आपको बताया कि एक लीडर को आपने चुना, फिर उस लीडर ने आगे एक और लीडर को चुना राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा का काफ़ी डिफ़िकल्ट सा प्रोसेस है। लोकसभा के अंदर क्या है, आपने जिस लीडर को वोट दिया वो लीडर जीत गया, मान लो, वो जीतने के बाद कहाँ पर जाएगा, सीधा लोकसभा के अंदर जाएगा, और जो भी रूल और रेगुलेशन होगा उसे बनाने में हेल्प करेगा गवर्नमेंट की और डिस्कशन करेगा। द बिल्स एंड लॉज कैन ओनली बी पास्ड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अंदर ही जो न्यू बिल्स हैं, लॉज हैं, ये सब कौन बनाता है, लोकसभा। और राज्यसभा कोई भी न्यू बिल या फिर लॉ नहीं बना सकती। लोकसभा क्या है, इज मोर पावरफुल, राज्यसभा इज लेस पावरफुल। लोकसभा को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक लीडर को चुना, वोट दिया, वो जीत गया, फिर वो लीडर हम लोगों में से तो एक था जिसको हमने चुन के जिताया, फिर वही लीडर
आगे चले गया किसके अंदर, सीधे डायरेक्टली लोकसभा के अंदर। बट राज्यसभा के अंदर ऐसा थोड़ा ना हो रहा है कि हमने जिस लीडर को चूज करा वो राज्यसभा में जा रहा है। इसमें तो ऐसा हो रहा है जबकि कि हमने किसी लीडर को चूज करा वोट देकर, फिर उस लीडर ने वोट देकर राज्यसभा के लिए एक मेंबर को चूज करा। तो ये जो प्रोसेस है, ये इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर लोगों ने चुना है लीडर को, जबकि लोकसभा के अंदर डायरेक्टली लोगों ने ही लीडर को चुना है और जो लीडर जीता है वही गया है लोकसभा के अंदर। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, आपको लिख लेने चाहिए अपनी नोटबुक के अंदर। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट की शुरुआत करी जाती है क्वेश्चन आर से। जितने भी एमपीज हैं वो सब अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और उसे डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट के साथ में कि देखो ये वाली इंफॉर्मेशन हम लेकर आए हैं, ये प्रॉब्लम हमारे स्टेट के अंदर चल रही है, ये प्रॉब्लम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चल रही है, इसे सॉल्व करो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को वो प्रॉब्लम पता चलती है और वो सॉल्व करने में हेल्प करती है इन एमपीज की वो प्रॉब्लम। कुछ जो अपोजिशन पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो अभी करंट गवर्नमेंट होती है उसको भी बोलती हैं कि अरे भाई देखो तुमने जो लॉ या फिर रूल और रेगुलेशन बनाया था वो काफ़ी गलत बनाया था, उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये चीज़ भी होती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हाईलाइट करती है ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। बोलती है कि देखो जो तुमने रूल और रेगुलेशन बनाया वो काफ़ी गलत बनाया, अगर हम लोगों की गवर्नमेंट होती तो हम लोग तो काफ़ी अच्छे रूल्स और रेगुलेशन बनाते। इस तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो काफ़ी अच्छे से फंक्शन कर पाती है। हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलता है। पार्लियामेंट का अप्रूवल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो भी गवर्नमेंट के मैटर हैं उनके अंदर अप्रूवल पाने के लिए। अगर गवर्नमेंट को कुछ भी काम करना है तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता है पार्लियामेंट से। अपनी मर्जी से गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। तो देखो कितनी अच्छी बात है कि हमने जिस लीडर को चुना, वोट देकर जिताया जिस लीडर को, आज वो लीडर कहाँ गया है, ही इज़ गोइंग इनटू पार्लियामेंट और फाइनली कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो विदाउट उसकी परमिशन के वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है जो एमपीज हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं और काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट। मतलब इन्फॉर्मिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, पार्लियामेंट को गाइड करने के लिए, कोई प्रॉब्लम बताने के लिए हमारे जो एमपीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लॉ मेकिंग एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मेन फंक्शन यही है पार्लियामेंट का। अगर हम लोग देखें तो कि लॉज बनते हैं, नए नए कानून बनाए जाते हैं। आखिर पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, हमें पता चला कि वो एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, ये तो सारी चीज़ें हमें पता चली कि हमने एक लीडर को चूज़ करके भेज दिया, वो पार्लियामेंट के अंदर चले गया। तो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कुछ लोग तो गांव के लीडर भी हैं, जैसे कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो गांव से आते हैं, वहाँ से वो लोग वोट लेकर जीते हैं, फिर वो फाइनली पार्लियामेंट के अंदर आए हैं। तो वो क्या है, वो गांव की प्रॉब्लम बता पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रीजनल पार्टीज़ मतलब कि सिटीज़ से आते हैं, तो वो सिटी की प्रॉब्लम बताते हैं कि देखो सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम है। जैसे गांव वाले कुछ लीडर्स हैं वो प्रॉब्लम ये बताते हैं कि गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करें। सिटी वाले लीडर्स हैं वो ये प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई देखो ओवर पॉपुलेशन हो गई है, ज़्यादा आबादी हो गई है हमारी सिटीज़ के अंदर, उसको कैसे हम लोग चेंज करें, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो इस टाइप से अलग अलग तरीके के मेंबर्स हैं जो अलग अलग चीज़ें डिस्कस करते हैं। हमें ये भी देखने को मिला है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है फ्रॉम दलित्स एंड बैकवर्ड कास्ट एंड द माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ हैं मतलब कि जो लोग कम हैं हमारे देश के अंदर, जैसे क्रिश्चियंस लोग कम हैं, सो दे आर अ माइनॉरिटी। तो ये लोग भी आजकल हम लोग देख रहे हैं इनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। कुछ सीट्स ऐसी होती हैं पार्लियामेंट के अंदर जो कि रिजर्व करी जाती है फॉर एससीज एंड एसटीज़। सर ये एससीज और एसटीज़ कौन होते हैं? यहाँ पर देखो जो लोग पहले के टाइम पर कूड़ा कचड़ा उठाया करते थे या फिर थोड़े छोटे मोटे काम करा करते थे, जैसे कि नाली साफ़ करने का काम हो गया, ठीक है, तो इन लोगों को कैसे ट्रीट करा जाता था? ये बोला जाता था कि देखो तुम तो कूड़ा कचड़ा उठाने वाले हो, हम तो तुम्हें स्कूल में पढ़ने भी नहीं देंगे, तुम हमारे साथ खाना भी नहीं खा सकते। तो ये जो लोग थे एससीज और एसटीज, इन्हें बेचारों को बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो फिर इनके साथ क्या करा गया, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो आप लोगों को हम लोग स्पेशली रिजर्व करके देंगे सीट्स, आप लोग भी आओ पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो
और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस करो और बताओ हमें, हम लोग उस चीज़ को भी सॉल्व करेंगे। अरे चीकू और मोटूलाल, वापस जाओ अपने घर पर, तुम्हारे हेयर्स और नेल्स बहुत बड़े हैं। अरे बेटा चुकुंदर, तुम तो आ जाओ, तुम मोमो सर के बेटे हो ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता अगर तुम्हारे हेयर्स बड़े हैं या फिर नेल्स बड़े हैं। कोई बात नहीं, जाओ तुम तो क्लास के अंदर। अरे यार चीकू, मोमो सर के बेटे को तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। देखो उसके हेयर्स और नेल्स कितने बड़े बड़े थे, लेकिन फिर भी उसे जाने दिया। कोई रूल और रेगुलेशन उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट बिकॉज वो मोमो सर का बेटा है। काश मैं भी मोमो सर का बेटा होता। अरे मोटूलाल, सोचो, तुम तो इतना छोटा सोच रहे हो। काश हम लोग इस देश के प्राइम मिनिस्टर होते। हम कोई भी रूल या फिर लॉ फॉलो नहीं करते और फिर भी हमें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलती। चीकू, मुझे लगता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। मन्नू भैया से चलकर पूछते हैं कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी रूल या लॉ को फॉलो ना करें तो उन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है, क्या लॉज सब पर अप्लाई होते हैं या फिर कुछ स्पेशल लोग हैं जिन्हें कानून की बातें नहीं माननी पड़ती? तो हमारी कंट्री के अंदर हर कोई इक्वल है बिफोर द लॉ। अब इसका मतलब क्या है? मतलब हर किसी को इक्वली ट्रीट करा जाएगा, चाहे आपका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे आपकी कास्ट कुछ भी हो, या फिर आपका जेंडर कुछ भी हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आपका रिलीजन हिंदू हो, चाहे आपका रिलीजन मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, आपको इक्वली ही ट्रीट करा जाएगा। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? आखिरकार नए कानून आते कहाँ से हैं? ये सारे कानून आते हैं पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन मेकिंग न्यू लॉज। लेकिन सर, पार्लियामेंट कैसे लॉ बना लेती है? पार्लियामेंट के अंदर होते हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो बैठकर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सोसाइटी के जो इश्यूज होते हैं उन्हें रेज करा जाता है और उसके हिसाब से लॉ बनाया जाता है। जैसे मान लो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट ने डिसाइड करा पार्लियामेंट के अंदर कि हम लोग और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाने वाले हैं। पार्लियामेंट इज़ सेंसिटिव टू पीपल्स प्रॉब्लम, मतलब हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम होती है उसको लेकर काफ़ी सीरियस होती है पार्लियामेंट, और इसी वजह से यहाँ पर लॉज बनाए जाते हैं जल्दी से जल्दी, जिससे कि हम सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है? देखो, गवर्नमेंट को पता लगाने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके हैं। जैसे कि अगर आपके एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप टीवी का यूज़ कर सकते हो, मतलब न्यूज़ चैनल पे जाके ये चीज़ बता सकते हो कि हमारे एरिया के अंदर तो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करता ही नहीं। तो गवर्नमेंट को इससे भी एक मैसेज पहुंचेगा, न्यूज़पेपर से भी पहुंचेगा। आजकल तो हम लोग इंस्टाग्राम से, ट्विटर से भी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखो कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा, अब आप और स्ट्रिक्ट लॉ बनाओ जिससे कि लोग रूल फॉलो करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये चीज़। जब तक गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, तब तक वो कोई भी लॉ नहीं बना पाएंगे। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज, कुछ लॉ ऐसे भी होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आते, तो इन लॉज को वापस क्या ले लेती है गवर्नमेंट, या क्या इन लॉज को चेंज कर देती है गवर्नमेंट? बिल्कुल। अभी रिसेंट में फार्मर्स के रिगार्डिंग हमारी ही गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जो फार्मर्स को पसंद नहीं आया। तो फार्मर्स ने बोला कि भाई इस लॉ को आप वापस कर लो, इस लॉ को हटा दो। तो गवर्नमेंट ने उनकी बात मानी। लेकिन ये मैसेज गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचा कि फार्मर्स को ये लॉ पसंद आया है या नहीं आया? तो इस चीज़ को जितने भी पीपल थे, जितने भी फार्मर्स थे, इन सब ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा इस लॉ को, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करी। ये देखो कितने सारे फार्मर्स हैं, न्यूज़पेपर के अंदर लिखा है इसके बारे में, और टीवी न्यूज़ चैनल्स में भी जाकर बोला कि ये लॉ हमें पसंद नहीं है, गवर्नमेंट को बोलो ये लॉ वापस लें। जब बहुत सारे फार्मर्स कंप्लेन करने लगे तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, शायद से इस लॉ के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है, और फिर इस लॉ को चेंज कर दिया गया, वापस ले लिया गया, जिससे फार्मर्स हैप्पी हो गए बाद में। आफ्टर इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स,
इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, अपने नेताओं को चुनें, उसके बाद हम लोग बार बार चेक करें कि कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पर हमारे फार्मर्स ने बोला कि भाई देखो लॉ तो बिल्कुल गलत है, अब तो तुम्हें ये वापस लेना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को फोर्स करा और फिर गवर्नमेंट ने लॉ को वापस भी लिया। तो आप देख रहे हो कैसे हम लोग गवर्नमेंट तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और गवर्नमेंट हमारी बात सुनती भी है, लॉज को वापस लेती भी है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं ज़्यादातर, वो हो गए सैम्पल पेपर्स के अंदर क्वेश्चन, या फिर शाउट आउट चाहिए, ये तीनों चीज़ें आपको कैसे मिल सकती हैं? बहुत ही सिंपल तरीका है। सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करिए और मेंबर बन जाइए। साथ ही में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय टिल देन।